नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। ये रैपिड फायर जिसमें हम जल्दी से कुछ चीज़ों का रिवीजन करते हैं ताकि हमारी जो तैयारी है वो और बेहतरीन हो सके। तो शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए, उड़ीसा ओडिसी के बारे में हम बात करते हैं। तो ओडिसी का संबंध किस भगवान से है? भगवान कृष्ण से है मेरे भाई। ठीक है, भगवान कृष्ण से है, याद रखना है। और ओडिसी नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा जो यात्रा है उससे संबंधित है। सवाल पूछा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है ओडिसी, क्योंकि पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा होती है और वो भी उड़ीसा का है, तो उड़ीसा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भगवान से संबंध है, भगवान कृष्ण से है उड़ीसा का संबंध। ओडिसी नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। तो कौन सी मुद्रा में? त्रिभंग। ओडिसी नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है मेरे भाई। पूरा नाम ओडिसी भी बोल देते हैं। और पखावज अक्षरों का प्रयोग कौन से नृत्य को समाप्त करने के लिए? तो ओडिसी को समाप्त करने के लिए। ओडिसी नृत्य त्रिभंग मुद्रा में, त्रिभंग मुद्रा में भाई। मंगल आचरण से शुरुआत होती है और ओडिसी का अंत मोक्ष पर, क्योंकि मोक्ष, उड़ के आदमी मोक्ष पे ही तो जाता है लास्ट में, अंत में उड़ के आदमी मोक्ष पे ही तो चला जाता है अंत में। तो मंगल आचरण से शुरुआत, त्रिभंग मुद्रा, मंगल आचरण से शुरुआत, त्रिभंग मुद्रा, मोक्ष पे समाप्त, ये ओडिसी के बारे में है। और मुख्यतः मेहरियों द्वारा, जैसे देवदासियां होती हैं मंदिरों में उसी तरह का मेहरियां, तो मेहरियों के द्वारा किया जाता है ओडिसी मेरे भाई। ठीक है, मेहरियों के द्वारा किया जाता है ओडिसी। किस भगवान से संबंध है? भगवान कृष्ण से। ओडिसी नृत्य शैली किसकी पूजा? भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है ओडिसी। पुराना नाम क्या है ओडिसी का? ओडिसी है। पखावज अक्षरों का प्रयोग कौन से डांस को समाप्त करने के लिए? तो ओडिसी को शुरुआत मंगल आचरण से, ओडिसी का अंत मोक्ष पर और मेहरियों द्वारा किया जाता है। और कौन से नृत्य में जो डांसर्स हैं वो शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं, यानी इंट्रिकेट जिमेट्रिक पैटर्न बनाती हैं। जैसे जिमेट्री में मुद्राएं होती है ना, ज्योमेट्री में, वैसी ही मुद्राएं बनाती हैं। तो कौन कौन से नृत्य में? तो ओडिसी में बनाती हैं। ठीक है, सीधे सीधे सवाल आया हुआ है कि शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न कौन से नृत्य में बनाया जाता है? ओडिसी में बनाया जाता है। इसलिए सचल मूर्ति भी कहा जाता है ओडिसी को। सचल मूर्ति, मूर्ति उड़ रही होगी तभी तो उसे सचल कहा जाएगा। मूर्ति उड़ रही होगी तभी तो सचल कहा जाएगा। मूर्ति उड़ रही होगी तभी तो सचल कहा जाएगा मेरे भाई। तो ओडिसी में नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न, और नृत्य जो है जल तत्व का प्रतीक है। जल उड़ भी तो जाता है गर्मी में, गर्मी में भाप बन के जल उड़ जाता है, तो उड़ जाता है। तो ओडिसी, ओडिसी तत्व जल तत्व से संबंधित है। शुरुआत मंगलाचरण से, अंत है मोक्ष पर, और मेहरियों द्वारा किया जाता है ओडिसी। मेहरियों द्वारा ओडिसी। नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं ओडिसी में। सचल मूर्ति, क्योंकि मूर्ति सचल का मतलब है वो उड़ जाए, तो ओडिसी को ही कहते हैं। ठीक है, ओडिसी में पखावज यूज होता है, मंजीरा यूज होता है, सितार यूज होता है, ढोल यूज होता है, और पैना होता था मणिपुरी में। पैना किस में होता था मेरे भाई? मणिपुरी में। बेटा मूर्ति कहाँ उड़ती है? बेटा मूर्ति उड़ती है मिस्टर इंडिया मूवी में, आपको पता होगा मिस्टर इंडिया। ठीक है, मूर्ति वहां पे उड़ती है। ओडिसी का सबसे पहला उदाहरण कौन सी गुफाएं हैं? उदयगिरी, खंडगिरी की गुफा, बहुत महत्वपूर्ण है। ओडिसी का सबसे पहला उदाहरण कौन सी गुफाओं में? उदयगिरी, खंडगिरी, उदयगिरी, खंडगिरी मेरे भाई। और मुख्यतः पखावज, मंजीरा, सितौर और ढोल, त्रिभंग मुद्रा, जटिल ज्यामितीय पैटर्न, जटिल ज्यामितीय पैटर्न, सचल मूर्ति, ये सब ओडिसी से संबंधित है मेरे भाई। ठीक है, सारे के सारे ओडिसी से संबंधित है मेरे भाई, याद रखना है। कथक उत्तर प्रदेश का है। नटवरी किसे बोलते हैं? तो भाई कथक को ही बोलते हैं। नटवरी नाम है कथक का एक अन्य, और राधा कृष्ण की कथाओं पर है कथक। राधा कृष्ण की कथाओं पर कथक है। नटवरी अन्य नाम है, राधा कृष्ण की कथाओं पर न भाई है, ये ध्यान रखना है। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है, और जिसे पढ़ंत कहते हैं मेरे भाई। कथक के घराने मुख्य मुख्य कौन से? लखनऊ है, जयपुर है, बनारस है, रायगढ़ है। लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़। लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़। ये रायगढ़ वही वाला जो छत्तीसगढ़ में है मेरे भाई। कौन सा रायगढ़? तो छत्तीसगढ़ वाला रायगढ़ है। ठीक है, तो ये किसके हैं? कथक के घराने हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए इसे लेडी लीला सोखे के द्वारा 20वीं शताब्दी में फिर से पुनर्जीवित किया गया। लेडी लीला सोखे के द्वारा मेरे भाई। और मुगल परंपरा पर आधारित है, क्योंकि मुगल एक बादशाह रहे हैं, उन्होंने इसको संरक्षण दिया था। वाजिद अली शाह ने, नहीं, लखनऊ के आवाज जो है बच्चों, लखनऊ के जो
वो रहे ना अवध के नवाब, तो वाजिद अली शाह के टाइम पे फला फूला था। तो ध्यान रखना है मुगल परंपरा पर आधारित है। और 20वीं शताब्दी में किसने इसे रिवाइव किया? तो मेरे भाई ये रिवाइव किया लेडी लीला सोखे ने। ठीक है, कहानी सुनाने के लिए नृत्य का प्रयोग किया जाता है, पढ़ंत जिसे कहते हैं। घराने लखनऊ कत्थक का घराना, जयपुर कत्थक का, बनारस कत्थक का, लखनऊ जयपुर, भाई लखनऊ जयपुर बनारस, लखनऊ जयपुर बनारस, और लास्ट में रायगढ़ घराना भी है। लेडी लीला सोखे भी कत्थक की है मेरे भाई, और वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज कहां पर है? जिनेवा में। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जिनेवा में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र जो शरणार्थी उच्चायोग है वो भी जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन भी वहीं पर है, और अंतर्राष्ट्रीय कमेटी है लुसाने में। ठीक है, तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज WCC की फुल फॉर्म है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, ये जिनेवा में है। UNHCR तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये भी जिनेवा में है मेरे भाई, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। और मेरे भाई अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी जिनेवा में। WTO भी जिनेवा में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी जिनेवा में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी जिनेवा में। WHO ये भी जिनेवा में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी जिनेवा में। रेड क्रॉस भी जिनेवा में मेरे भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, गेट भी जिनेवा में, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसके अलावा वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज भी जिनेवा में। UNHCR यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी भी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट भी, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है लुसाने में। इसे लॉजेन भी लिख देते हैं, और ये लुसाने या लॉजेन है भाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है। ओपेक बहुत महत्वपूर्ण है, ये वियना में है। पेट्रोलियम उत्पादक भाई जो देशों का संगठन जो है, बल्कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने वाले, निर्यातक, पेट्रोलियम उत्पादक नहीं, इसे निर्यातक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक यानी जो एक्सपोर्ट करते हैं उनका, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक, वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी कहां पर है? वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी कहां पर है मेरे भाई? वियना में है, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन भी वियना में है। और मेरे भाई व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, ये भी वियना में है। इनकी सब फुल फॉर्म देख लो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वियना में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी वियना में है। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी वियना में है। और CTBT की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये भी वियना में है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी मेरे भाई। ठीक है, पुरस्कार अगर हम नोबेल की बात करें तो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। वही अल्फ्रेड नोबेल जिनका जन्म 1833 में हुआ। कब? 1833 में। जिनकी मृत्यु कब हुई? 1896 में हुई। जिन्होंने नोबेल फाउंडेशन की घोषणा कर दी थी अपनी वसीयत के अनुसार, और नोबेल फाउंडेशन बना 1900 में। पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए 1901 में। कब दिए गए मेरे भाई? 1901 में। शांति का दिया गया है राजधानी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ओस्लो भाई, स्लो कब बोला जाता है? शांति के लिए स्लो बोला जाता है। भाई तेज चल रहे हो, अरे शांति से चलो, आराम से, स्लो चलो। ठीक है, तो शांति वाला ओस्लो में दिया जाता है। भाई और स्लो चलो, है ना। कोई तेज बोल रहा है तो आप उससे क्या कहते हैं? शांत हो जा भाई, और स्लो हो जा, जितना तू है इससे और स्लो हो जा। तो इसे बोलते हैं मेरे भाई नॉर्वे की राजधानी, ध्यान रखना है, ओस्लो में शांति का नोबेल दिया जाता है। किसका? शांति का नोबेल। बाकी के सारे कहां दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी। बाकी 5 बचे, 5 बचे मतलब पूरा 5 का स्टॉक दिया जाता है एक जगह। पूरे 5 का स्टॉक वहां भूल जाओगे, वहां ये भूल जाओगे कौन सा ओस्लो में, कौन से स्टॉकहोम में। तो याद रखना, एक जगह एक है, शांति का है, तो और स्लो भाई, धीरे धीरे, चुपचाप, आराम से, बिल्कुल धीरे बोलो, शांति से बोलो। तो ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो मेरे भाई। और जहां पे बाकी 5 हैं उसे हम स्टॉक बता देंगे। क्या बता देंगे?
स्टॉक, ठीक है, स्टॉकहोम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल दिए जा सकते हैं? तो एक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा दिए जा सकते हैं कितने लोगों को मेरे भाई? 3 लोगों को दिए जा सकते हैं। मरणोपरांत नोबेल नहीं दिया जाएगा, कब डिसीजन हुआ? 1974 में। मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया? 2 लोगों को। क्या एक एरिक एक्सल है? नंबर 1 एरिक एक्सल, नंबर 2 डैग हैमरशोल्ड। एरिक एक्सल और डैग हैमरशोल्ड है मेरे भाई, एरिक एक्सल और डैग हैमरशोल्ड है, याद रखना है। हाँ जी, ये 2 हैं लोग जिनको दिया गया है 1931 और 61 में, 31 और 61 में। और ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा बार नोबेल रेड क्रॉस को कब कब मिला है? 1917, 1917 के बाद 44, फिर 1963, 17, 44, 63, 17, 44, 63। 17 में क्यों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है। 44 में क्यों? सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। और 63 में क्यों? क्योंकि 1863 में बना था, 1963 में इसकी उम्र हो गई 100 साल, इसलिए 1963 में भी मेरे भाई, ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी ड्यूनेंट है मेरे भाई, हेनरी ड्यूनेंट, याद रखना है। इन्हें भी कुछ मिला है क्या? जब इनकी संस्था ऐसी है जिसे क्या मिल चुका है? जिसे 3 बार नोबेल मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि संस्था है तो पीस के क्षेत्र में काम करेगी। तो जब इनको मिल चुका है तो याद रखना है इनको भी मिला है। जब पहली बार ही दिया गया था 1901 में, जब नोबेल शुरू हुए, तो इनकी संस्था की वजह से, क्योंकि इन्होंने उसकी स्थापना की, नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया था 1901 में। और वो याद रखना है आपको, इन्हें एक व्यक्ति के साथ दिया गया था, उस व्यक्ति का नाम फ्रेडरिक पासी था। फ्रेडरिक पैसी जो हैं वो फ्रेंच पीस सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की, इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की, और इन दोनों को 1901 में पहला नोबेल पीस प्राइज दिया गया मेरे भाई। क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप कर दो, एक बार जल्दी थम्स अप कर दो। आज का सवाल देखेंगे हम, इंटरनेशनल विमेंस डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेटेड? ये आज का आपका सवाल है, ठीक है। चलिए, अगर आपको कुछ बेनिफिट ये दे रहे हैं ना, तो एक काम कर लेना फिर। अब जैसे जैसे टाइम मिले, मान लो जैसे संडे की छुट्टी रहेगी, नो ये नहीं होगा संडे को, तो संडे को पहले 2 का रिवीजन कर लेना, पहले 2 का रिवीजन। अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो जो मैं छठा करवाता हूं, जो 6 का पहाड़ा पढ़ना, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो छठा रैपिड फायर देख लेना, 12वां देख लेना, 18वां देख लेना, 24वां देख लेना, 30वां देख लेना, क्योंकि उसमें मैं पिछले 5 की महत्वपूर्ण चीजों को शामिल करता हूं, तो वो कम से कम कर लेना, और रिवीजन आपको और बेहतर कर देगा। मुझे उम्मीद है ये 10-12 मिनट आपके मैं खराब नहीं करता हूं। जिस दिन लगेगा खराब कर रहा हूं उस दिन ये बंद कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।